हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है? सर राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए अच्छी बात है कि अपनी पोस्ट भी बढ़ गई है और आपके पास टाइम भी है। एग्ज़ाम की टेंशन मत लेना कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए कंटिन्यू बने रहना, लगातार स्टडी करना, बीच में डीमोटिवेट मत होना। ठीक है। और सफलता हासिल करने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो संघर्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप कंटिन्यू पढ़ना। मैं फिर कहता हूँ, कंटिन्यूटी मत छोड़ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है कंटिन्यूटी। अगर किसी आपकी कंटिन्यूटी लगातार है तो आपका सिलेक्शन होने के चांस 100% है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है। तो आज का अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ का। जी हाँ, मेंटल हेल्थ का, वो भी कौन सा? सब्सटेंस अब्यूज। और सब्सटेंस अब्यूज में एल्कोहलिज्म। जी हाँ, ऐसा कोई एग्जाम ना होगा कि इस एल्कोहल के बारे में आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाएगा। ठीक है। क्योंकि एल्कोहलिक क्या है? एक कम्युनिटी लेवल प्रॉब्लम है। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहाँ पर पोस्टेड होगा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ पर होगा? सब सर आपको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होता है कम्युनिटी में। तो एल्कोहलिक, आपको एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट वहाँ पर आपको कॉमन देखने को मिलेंगे डॉक्टर साहब। और याद रखना डॉक्टर साहब, आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं पेशेंट को ट्रीट करना होगा। तो इस चैप्टर को पूरा देखना, आपको एग्जाम में तो आपको हेल्पफुल होगा ही, साथ में जब आप सीएचओ बन जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको पता चल जाएगा कि जब एल्कोहलिक पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना होगा, कैसे उसका सब कुछ करना होगा, ताकि उसको एल्कोहलिज्म को, पेशेंट को एल्कोहल छुड़ा सके। ठीक है। तो मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो पहली बार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और याद रखना अब कि आपके जितने भी नर्सिंग के ग्रुप हैं और नर्सिंग के फ्रेंड हैं, उन सभी को मेरी इस चैनल की लिंक ज़रूर भेजोगे। ये मुझसे आप वादा करो, ये मुझे आप वादा करो कि सर इसकी लिंक मैं ज़रूर भेजूँगा। ठीक है। अपने फ्रेंड को बताऊँगा, ग्रुप में भेजूँगा। ठीक है। ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है। तो यही छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप ये बात आप मेरी मानोगे। ठीक है। तो एल्कोहलिज्म, जी हाँ दोस्तों, एल्कोहलिज्म एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरा कंसंट्रेशन से सुनना, माइंड को डीमोटिवेट नहीं करना, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना। आपका सभी डाउट मैं क्लियर करूँगा इस टॉपिक के माध्यम से। ठीक है। तो एल्कोहलिज्म की डेफिनेशन की बात करता हूँ। जी हाँ, आपको एल्कोहलिज्म की डेफिनेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि एल्कोहलिज्म क्या होता है। ठीक है। जी हाँ, डेफिनेशन की बात करूँ कि एल्कोहलिज्म की ए पर्सन, जी हाँ, ए पर्सन यानी एक मनुष्य फिजिकली फिजिकली डिपेंड, यानी फिजिकली डिपेंड एंड साइकोलॉजिकल डिपेंड, फिजिकली डिपेंड एंड साइकोलॉजी डिपेंड ऑन एल्कोहल एज एक्सप्रेस विड्राउल सिम्टम एंड एक्सप्रेस विड्राउल सिम्टम आफ्टर डिसकंटिन्यू ऑफ द एल्कोहल दैट कॉल्ड इज एल्कोहलिज्म। ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या नहीं आई? क्योंकि मुझे पता है कि आपको ऐसी समझ में नहीं आएगी। आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि एक पर्सन जब फिजिकली डिपेंड हो जाता है और साइकोलॉजी यानी मन के रूप से भी डिपेंड हो जाता है, किस पर? एल्कोहल पर। और एक्सप्रेस यानी अपने हाव भाव सिम्टम, जब विड्राउल सिम्टम शो करता है, जब यानी विड्राउल यानी जब एल्कोहल छोड़ते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, ऐसे सिम्टम शो करेगा। कब? जब एल्कोहल को छोड़ेगा तो उससे क्या कहेंगे? एल्कोहलिज्म कहेंगे। ये बात आपको याद रखना इस डेफिनेशन के बारे में। ठीक है। और आपसे पूछ ले कि एल्कोहल की मोस्ट कॉमन डिपेंडेंसी कौन सी होती है? फिजिकली डिपेंडेंसी होती है या मेंटली? तो याद रखना, फिजिकल डिपेंड इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंट। फिजिकल डिपेंड क्या है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंट किसमें? एल्कोहलिज्म है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि सर एल्कोहलिज्म का कोज क्या होता है, कारण क्या होता है? ऐसे पर्सन कौन होते हैं जो एल्कोहलिज्म करते हैं? ठीक है। आपको जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि सोशल कोज हो सकता है, सोशल कोज हो सकता है एल्कोहलिज्म पीने का, ये कारण है। जैसे इजी अवेलेबल, हाँ जी, मतलब पास में ही दुकान हो तो कोई जल्दी से पी लेगा। ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, जाति के आधार पर, रिलीजियस फैक्टर जाति के आधार पर, कई राजस्थान में ऐसी जाति होती है वहाँ पर एल्कोहलिज्म पीना आम बात है, इस जाति के आधार पर होते हैं। पीयर ग्रुप यानी असाध्य संगति के कारण। ठीक है। और एक है साइकोलॉजिकल कोज, एक सोशल कोज हो गया, एक साइकोलॉजिकल कोज में क्या हो गया? फेलियर इन एग्जाम। जी हाँ, फेलियर एग्जाम, जब कोई भी एग्जाम में कोई फेलियर हो जाता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, तो वह एल्कोहलिज्म यानी दारू पीने स्टार्ट कर देता है, एल्कोहल पीना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको सभी को मोटिवेट करना है कि फेल होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एल्कोहलिज्म करने लग जाओ।
कंटिन्यू स्टडी करना, आप एग्जाम में ज़रूर पास होगे, ये आपको बताना होगा, ठीक है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जी हाँ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी की वजह से भी एल्कोहलिज्म करने लग जाता है। एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जी हाँ, जहाँ जैसी संगति होगी वहाँ वैसे ही होगा, ठीक है। एक होता है मॉडर्नाइजेशन, हाँ जी, मॉडर्न ज़माने में लोग कहते हैं यार दारू पीना तो आम बात है, इसकी वजह से भी एल्कोहल एल्कोहलिज्म होता है, ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है प्रोफेशनल, हाँ जी, प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, जैसे डॉक्टर ना, मार्केटिंग, बिजनेसमैन, ये क्या होता है प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनके में भी एल्कोहल पीने की बहुत ज़्यादा होते हैं लोग, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, कि फैमिली हिस्ट्री भी एल्कोहलिज्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम, जी हाँ, एल्कोहल के साइन एंड सिम्टम क्या है, ठीक है, कि एल्कोहल, तो याद रखना साइन एंड सिम्टम क्या है, डिप्सोमेनिया, हाँ जी, डिप्सोमेनिया, ये डेफिनेशन आ सकती है इसके एग्जाम में, कि एक डिप्सोमेनिया पेशेंट है, दैट मीन्स ऑफ डिप्सोमेनिया, तो आपको याद रखना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, डिप्सोमेनिया का अर्थ होता है एक्सेसिव ड्रिंकिंग, जी हाँ। जब एल्कोहलिक पेशेंट का साइन सिम्टम होता है वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करता है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पेग लगाता हो, फुल एक बोतल पी जाता पूरी, ठीक है, उसे कहता है डिप्सोमेनिया। इंक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी, इंक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी, ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। इंक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी, जी हाँ, जब कोई भी एल्कोहलिक पेशेंट होता है, जब कोई एल्कोहलिक पेशेंट होता है वो क्या कहता है, पहले तो एक पैक लेता है, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन दो पैक लेता है, तीसरे दिन तीन पैक लेता है, यानी कि वो उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, लास्ट में वो एक बोतल से उसके कुछ नहीं होता, एक वो पूरी बोतल से ही कुछ नहीं होता, तो यानी कि उनकी इंक्रीज टॉलरेंस एक्टिविटी, यानी क्षमता बढ़ जाती है एल्कोहल पीने की, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, ये साइन सिम्टम है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के, ठीक है। ये देख मैंने नीचे लिख रखा है कि इंक्रीज क्वांटिटी टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट, हाँ जी, जब तक उसकी इच्छा होगी तब तक वो पीते रहेगा, उसके जब तक उसको लगेगा हाँ अब मुझे क्या होगी, संतुष्टि होगी, तो इसका क्या है, डिजायर इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके साइन सिम्टम क्या है, सलर्ड स्पीच, जी हाँ, सलर्ड स्पीच, यानी एल्कोहल वाले पेशेंट क्या होगा, सर वो ऐसे ऐसे बोलेगा जैसे तुतला के बोलते हैं ना, ऐसे जैसे पूरा वॉइस वॉइस है वो पूरी बात क्लियर नहीं बोल पाएगा, पूरी बात नहीं क्लियर नहीं पाएगा बोल पाएगा, वो होती है सलर्ड स्पीच, ये एल्कोहल के साइन सिम्टम है। नेक्स्ट है स्ट्रेंगिंग गेट, स्ट्रेंगिंग गेट, हाँ जी, स्ट्रेंगिंग गेट, ये भी साइन सिम्टम है कि लड़खड़ा कर चलना, जी हाँ, एल्कोहलिक पेशेंट क्या होगा, स्ट्रेंगिंग गेट देखने को मिलेगा, यानी झूम झूम के चलेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, कभी इधर मुड़ेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, उसमें बोलते हैं स्ट्रेंगिंग गेट। ये सभी टर्म आप याद रखना, क्योंकि ये टॉपिक स्पेशल आया हुआ है अपने सिलेबस में, और ये टर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन टर्म को चाहे आप लिख लेना, चाहे आप कैसे भी कर लेना, पर तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कोरिया फ्रॉम मूवमेंट, ऐसा कोई एग्जाम ना हो कि ये क्वेश्चन आया होगा, ये पूछा जाता है कि कोरिया फ्रॉम मूवमेंट किस में देखा जाता है, तो आपको याद रखना कोरिया फ्रॉम मूवमेंट और देखने पड़ती है एल्कोहलिज्म पेशेंट में। कोरिया फॉर मूवमेंट क्या होती है, झूम झूम कर चलना, जी हाँ, झूम झूम के चलना, हिंदी में बता देता हूँ, झूम झूम के चलना, मेरी आम भाषा में लिखा है, तो कोरिया फॉर मूवमेंट एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वॉयलेंस एंड अब्यूज वर्ड, हाँ जी, वॉयलेंस VOI, ठीक है, वॉयलेंस एंड अब्यूज वर्ड, ठीक है, वॉयलेंस बहुत जोर जोर से बोलेगा, बहुत शोर मचाएगा, और अब्यूज वर्ड वो गंदे गंदे वर्ड भी बोल सकता है, ठीक है, तो यह था अब्यूज वर्ड, ये एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के साइन सिम्टम है। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ जी, जब एल्कोहल वाले पेशेंट होते हैं तो उनकी जब दारू पीने के बाद वो अपने आप को कुछ राजा ही समझने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ही समझने लग जाता है, ठीक है, तो इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। आजकल के लड़के क्या करते हैं कि यार मुझे किसी को बात बोलनी है परंतु हिम्मत नहीं हो रही, तो वो साथ वाला दोस्त कहता है कुछ ना, एक बियर की बोतल पी ले, बियर की बोतल पी ले, ठीक है। आप भी शायद तक एडवाइस देते हो, नहीं करना ऐसा एडवाइस, क्योंकि वो हो सकता है उसे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो याद रखना इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगी किसमें, एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को। नेक्स्ट है यूफोरिया, जी हाँ, यूफोरिया, ये टर्म याद रखना, यूफोरिया बहुत से एग्जामों आई हुई है कि यूफोरिया का मीन क्या है, तो आपको याद रखना इंक्रीज हैप्पीनेस, जी हाँ, एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के 2 गिलास पिएगा, जब 2 पैक पिएगा तो अपने आप को हैप्पीनेस मानेगा, यार आज तो क्या होगा, संतुष्टि हो गई एकदम, पूरा माइंड फ्रेश हो गया, यानी यूफोरिया, ये देखने को मिलेगा एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के, ये है साइन सिम्टम। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, हाँ जी, आप कैसे डायग्नोज कर सकते हो कि ये पेशेंट ने एल्कोहल यानी एल्कोहलिज्म पी रखी है, या एल्कोहल पी रखी है, एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, हाँ जी, आप पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन में स्टेज फर्स्ट है जैसे इंटोटिकेशन है, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। और बाद में आ गया डायग्नोसिस,
हाँ, ये डायग्नोसिस आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मैं पूरा डाटा बताऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्नोसिस। आप एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट का डायग्नोस कैसे करते हैं? तो जीजीटी टेस्ट। हाँ जी, जीजीटी टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है कि जीजीटी टेस्ट किस में किया जाता है। तो आपको याद रखना एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के किया जाता है, क्योंकि एल्कोहलिज्म क्या है? सब्सटेंस अब्यूज है, और सब्सटेंस अब्यूज अपना टॉपिक आया है। तो जीजीटी टेस्ट आपसे पूछा जाएगा तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको याद रखना जीजीटी टेस्ट रखा किया जाता है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को। और अगर आपसे पूछ ले कि जीजीटी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको जवाब देना जीजीटी की फुल फॉर्म है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेंस। हाँ जी, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेंस, ये क्या है? जीजीटी की फुल फॉर्म है। ये हर एग्जाम में आई हुई है, याद रखना। एम्स आरआरबी ईएसआईसी के अंदर भी आई है, और सीएचओ यूपी के अंदर भी ये पहले पूछी जा चुकी है कि जीजीटी टेस्ट क्या होता है। तो आपको जवाब देना एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए जीजीटी टेस्ट किया जाता है। अब आपसे पूछ ले कि सर जीजीटी टेस्ट में क्या होता है, तो आपको जवाब देना इंक्रीज लेवल मोर देन। जब अपने ब्लड के अंदर जब जीजीटी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर जब 40 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर इन द पेशेंट का ब्लड में देखने को मिले, तब क्या मिलेगी? एल्कोहलिक पेशेंट देखने को मिलेगा। ये अपने को जीजीटी टेस्ट यहाँ अपने पता करने है। नेक्स्ट है ओल्फिकेशन। जी हाँ, ओल्फिकेशन मेथड के द्वारा अपने क्या स्मेल ऑफ एल्कोहलिज्म, पेशेंट को कहेंगे ला मेरी तरफ अपने मुंह से हवा दे, उसके स्मेल अपने दुर्गंध को स्मेल करेंगे। ये उसके वो कौन सा मेथड होता है? वह मेथड होता है ओल्फिकेशन। और यह मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है जहाँ आपने जब पुलिस में देखा होगा, तो पुलिस वाला कहता है कि तूने ड्रिंकिंग कर रखी है, तो ड्राइवर कहता है नहीं मैंने नहीं कर रखी, तो पुलिस वाला बोलता है मेरी तरफ क्या हवा मार, उसे क्या कहा जाता है? ओल्फिकेशन मेथड। ये बात याद रखना, ये सबसे पॉपुलर मेथड है एल्कोहलिज्म पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप किया है, कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क बाय नर्सिंग टू कलेक्ट द बाय एल्कोहलिज्म पेशेंट। हाँ जी, नर्स कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगी कलेक्शन ऑफ एल्कोहलिज्म पेशेंट के बारे में? तो नर्स पूछेगी ड्यूरेशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एल्कोहलिज्म। जी हाँ, पेशेंट से पूछेगी नर्स पूछेगी पेशेंट को कि आपने कितने महीने से पी रहे हो, कितनी क्वांटिटी पी रहे हो, 1 गिलास पी रहे हो या 2 गिलास, और क्वालिटी कौन सी क्वालिटी पी रहे हो? अजीब अजीब सी क्वालिटी हो रही है आती है, मुझे तो पता नहीं। ठीक है, तो क्वालिटी के बारे में पूछेंगे कि आप ड्रिंकिंग में कौन सी क्वालिटी पी रहे हो। ठीक है, आपको पता हो तो बता देना कौन सी क्वालिटी पी रहे हो। ठीक है, तो याद रखना ये नर्स क्या करेगी? क्वेश्चन पुटअप करेगी किससे? पेशेंट से। नेक्स्ट है CAG, केज क्वेश्चनरी। जी हाँ, हर एग्जाम में आई हुई है कि केज क्वेश्चनरी क्या होती है, तो आपको जवाब देना सर CAG, केज यानी कैपिटल में लिखाएगा। केज होता है एल्कोहलिज्म पेशेंट के डायग्नोज करने के लिए। और ये केज क्वेश्चनरी किसने दी थी? तो याद रखना जोहन इविंग ने केज क्वेश्चनरी दी थी। यह भी क्वेश्चन बना हुआ है एम्स के अंदर। राजस्थान CHO में ये नहीं बन सकता, राजस्थान CHO में केवल यही बन सकता है कि केज क्वेश्चनरी किसके डायग्नोज के लिए आती है। तो आपको जवाब देना केज क्वेश्चनरी एल्कोहलिज्म पेशेंट के डायग्नोज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और केज क्वेश्चनरी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो केज क्वेश्चनरी की फुल फॉर्म है CAGE, केज है ना, CAG केज। सी फॉर क्या होता है? आस्क अबाउट कट डाउन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आस्क अबाउट कट डाउन, और कैन यू आस्क अबाउट कट डाउन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसका ये है। और ए से है एनीवन यानी आलोचना करना। व्हाट डू यू मीन थिंक व्हेन इज बाई क्रिटिसिज्म बाई अदर। पेशेंट पूछेंगे तो जब कोई साथ वाला तुम्हारा आलोचना करता है तुम्हें कैसा फील होता है? नेक्स्ट है जी से गिल्ट, कि तुम्हें कोई गिल्टहीन भावना फील होती है जब आप ड्रिंकिंग करते हो। और ई से होता है एल्कोहलिज्म नीड फॉर आई ओपनिंग। जी हाँ, एल्कोहलिज्म नीड फॉर आई ओपनिंग, यानी सुबह उठते ही व सोते टाइम ही क्या होएगा? एल्कोहल करेगा, ड्रिंकिंग करेगा। तो ये है ई से। ठीक है, ये केज क्वेश्चनरी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है। ठीक है, कि ये चल मैंने क्वेश्चन पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन क्या है एल्कोहलिज्म के? याद रखना, पूरा ध्यान से सुनना। इस कॉम्प्लिकेशन हर एग्जाम में आई हुई है एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट के, क्योंकि अपना टॉपिक सब्सटेंस अब्यूज में एल्कोहलिज्म फर्स्ट टॉपिक है। सब्सटेंस टॉपिक अब्यूज में एल्कोहलिक फर्स्ट टॉपिक है, और इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा। ठीक है, यही सब्सटेंस अब्यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? डिलीरियम ट्रीमर्स। हाँ जी, डिलीरियम ट्रीमर्स। हाँ जी, ये हो सकता है एल्कोहलिज्म पेशेंट के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डिलीरियम ट्रीमर्स, याद रखना। ठीक है,
और डिलीरियम ट्रीमर्स के साइन सिम्टम क्या आते हैं, तो आपको याद रखना, पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यानी इंक्रीज बीपी हो जाएगी, हेलुसिनेशन हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है कि इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हाँ जी, पेशेंट को आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट नहीं कर पाता। इसमें दो होता है, हेलुसिनेशन होता है, एक इल्यूजन होता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, कब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, पर पेशेंट को लगता है वह वस्तु है। जैसे रात को भूत दिखाई देना, रात को भूत दिखाई देना, यानी भूत होता नहीं है, फिर भी पेशेंट को अपने किसी को लगता है कि नहीं भूत है, तो ये क्या हेलुसिनेशन है। और जब अपने दिन में चलते हैं, या कहीं और जाते हैं, तब अपने को रस्सी दिखाई देती है, और वो रस्सी दिखाई देती है, और रस्सी होती है रस्सी है, परंतु हमें ऐसा लगता है ये तो क्या सांप है, यानी स्नेक है, तो इससे कहा जाता है इल्यूजन, इसे कहा जाएगा इल्यूजन। ये दो डेफिनेशन यूनिवर्सल डेफिनेशन है। अगर किसी ने कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा है तो ये इल्यूजन और हेलुसिनेशन की डेफिनेशन कम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमन है। ऐसा कोई एग्जाम ना होगा कि हेलुसिनेशन और इल्यूजन के बारे में पूछा ना जाए होगा। ठीक है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा याद रख लेना, क्यों हेलुसिनेशन इसके अंदर आया है, इल्यूजन नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिमर। हाँ जी, पेशेंट में ट्रिमर यानी कंपी छूट जाती है, कंपी छूट जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रिमर। ठीक है, नेक्स्ट है कन्फ्यूजन एंड डिलेरियम। हाँ जी, पेशेंट कन्फ्यूजन हो जाता है, पेशेंट कन्फ्यूज हो जाता है, अपने आप कुछ बता नहीं पाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, कन्फ्यूजन। और डिलेरियम क्या होता है? डिलेरियम एक डिमेंशिया, ये क्या होता है? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है डिलेरियम। तो डिलेरियम क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब परसेप्शन वगैरह है ना, उसको नहीं रहता, परसेप्शन उसको नहीं रहता, यानी कि पेशेंट को टाइम प्लेस और कुछ के बारे में नहीं प्रेजेंट पता होता। ठीक है, तो ये होता है डिलेरियम। ठीक है, और एक होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया के अंदर क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी, जैसे अल्जाइमर डिजीज में, ये ओल्ड एज में देखना जाता है डिमेंशिया, पर तो अपने डिलेरियम आया है, डिलेरियम एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में डिलेरियम देखने को मिलता है। ठीक है, और कौन से पेशेंट को, जो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है उनमें भी डिलेरियम देखने को मिलता है। डिलेरियम में क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी पर शो टाइम के लिए होती है, मेमोरी लॉस शो टाइम के लिए होती है, तथा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं रहता, ये बात याद रखना। और डिमेंशिया में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि टेकिकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है डिसओरिएंटेशन। हाँ जी, डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। डिसओरिएंटेशन यानी जो मैंने डिलेरियम बताया था ना, वही डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। डिसओरिएंटेशन में क्या होता है सर? डिसओरिएंटेशन में होता है पेशेंट को टाइम प्लेस, कि अभी कौन सा टाइम है उनके बारे में नहीं पता चलता, अभी वह कहाँ बैठा है उनके बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, और अभी कौन है उनके बारे में नहीं पता होता, तो उसे कहते हैं डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पुटअप किया है। हाँ जी, नेक्स्ट मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहल अटेंडेड बाय नर्स इन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। हाँ जी, एक एल्कोहलिक पेशेंट है, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखेगी नर्स जब पेशेंट को अटेंड करेगी प्रायोरिटी वाज, तो नेक्स्ट देखेगी डिलेरियम ट्रीमर्स। हाँ जी, डिलेरियम ट्रीमर्स क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वह है सबसे पहले प्रायोरिटी रखेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्या है इसमें? हेलुसिनेशन। जो मैंने हेलुसिनेशन बताया था ना कि इसमें हेलुसिनेशन क्या 12 से 24 घंटे आफ्टर विड्रावल ऑफ एल्कोहल। हेलुसिनेशन कब देखने को मिलेगा? तो आपको जवाब देना 12 से 24 घंटे एल्कोहल को छोड़ने के बाद देखने को मिलेगा। इसमें विजुअल हेलुसिनेशन यानी मैंने पहले बता दिया, पेशेंट को लगेगा कि भूत दिखाई दे रहा है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी पेशेंट को देखने को लगेगा कि मेरे स्किन पर चींटियाँ सी दौड़ रही है, उसे कहेंगे टेक्टाइल हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है ऑडेटरी हेलुसिनेशन। हाँ जी, लाल पेन, काले पेन, नीले पेन से निशान लगा लेना। ऑडेटरी हेलुसिनेशन, ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहां ये पूछा ना गया हो, और ये राजस्थान सीएचओ भी पूछा जा सकता है कि ऑडेटरी हेलुसिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो आपको जवाब देना ऑडिटरी हेलुसिनेशन एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को भी देखने को मिल सकता है, तो आपको जवाब देना मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन एल्कोहलिक पेशेंट। ये लो मैंने पूरा हाईलाइट करके रखा है, सभी को हाईलाइट करके रखा है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन एल्कोहलिक पेशेंट में हेलुसिनेशन, तो आपको याद रखना ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी पेशेंट को क्या लगेगा, पेशेंट को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लग जाएगी, उसे कहेंगे ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है कि फिजिकली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। जी हाँ, आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि फिजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या होता है एल्कोहलिक पेशेंट, तो आपको याद रखना
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और राजस्थान सीएचओ में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीरियोसिस, तो आपको याद रखना एल्कोहलिज्म, आपको जवाब देना एल्कोहलिज्म। ये बात याद रखना, हर एग्जाम में ये टर्म पूछी गई है, हर एग्जाम में ये टर्म पूछी गई है मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, वर्निक्स कोर्सकोफ सिंड्रोम। जी हाँ, वर्निक्स क्रॉसकोफ सिंड्रोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटार रिलेटेड देखने को मिलेगा। जब एल्कोहलिक पेशेंट आएगा ना, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वर्निक्स क्रॉसकोफ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ड्यू टू लॉन्ग टाइम यानी क्रोनिक यूज ऑफ एल्कोहलिज्म पेशेंट, अगर एल्कोहलिज्म पेशेंट लगातार एल्कोहल पिएगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, वर्निक्स क्रॉसकोफ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और डिफिशियंसी ऑफ थायामिन, थायामिन में कौन सी विटामिन बी वन है, उसका क्या बोलते हैं, थायामिन देखने को मिलेगी, थायामिन होती है, और यह डिफिशियंसी देखने को मिलेगी एल्कोहलिज्म पेशेंट में। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि एक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट है, इसके अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना थायामिन। अगर थायामिन ना हो तो वहाँ विटामिन बी वन हो तो बी वन भी लिख देना, क्योंकि विटामिन बी भी नहीं, बी वन को ही क्या कहा जाता है, थायामिन कहा जाता है। और नेक्स्ट है अटेक्सिया, मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, यानी पेशेंट को क्या लगता है, पेशेंट चल रहा है परंतु प्रॉपर नहीं चल पाएगा, यानी लड़खड़ा कर चलेगा, तो उसको कहेंगे अटेक्सिया। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटार एक्टिविटी, ये सभी क्या है, वर्निस कोर्सकोफ सिंड्रोम है ना, इसके साइन सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ मोटार एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंगिंग ऑफ गेट, यानी लड़खड़ा कर चलना, और स्लर्ड स्पीच, ये मैंने बता दिया। ठीक है, जो तुतला कर चलेगा। ठीक है, और स्लर्ड स्पीच के अंदर क्या पूछ ले तो आपको जवाब देना, इसके अंदर क्या है, सिक्स क्रेनियल नर्व कौन सी होता है, अब्डुसेंट, उसके अंदर पालसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलेगा एल्कोहलिज्म पेशेंट के अंदर क्रॉसकोफ सिंड्रोम। पहले वाला क्या था, वर्निक्स क्रॉस सिंड्रोम था, और ये क्या है, क्रॉसकोफ सिंड्रोम है। ये किससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है, यानी क्रॉसकोफ सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है। और वर्निक्स क्रॉसकोफ सिंड्रोम ये क्या, मोटार से रिलेटेड है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि वर्निस क्रॉसकोफ सिंड्रोम मोटार से रिलेटेड है, और क्रॉसकोफ सिंड्रोम ये मेमोरी से रिलेटेड है, यह आपको याद रखना। और क्रॉसकोफ सिंड्रोम में क्या होता है, क्रॉसकोफ सिंड्रोम में क्या होता है, तो आपको याद रखना, इसमें अमनेशिया, यानी पेशेंट को अपनी मेमोरी लॉस हो जाती है, इनएबिलिटी टू ना जो भी याद है चीज़ है उनको याद करने की क्षमता लॉस हो जाती है ना, तो अमनेशिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिबुलेशन, हाँ जी, फिलिंग ऑफ गैप ऑफ मेमोरी। कॉन्फिबुलेशन अर्थ होता है फिलिंग ऑफ गैप ऑफ मेमोरी, यानी वह मतलब अपने मन से ही पेशेंट अपने मन से ही बातें बनाने लग जाएगा, वो कैसे कहा है, कॉन्फिबुलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये साइकेट्री की अजीब सी टर्म होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या है, परंतु तभी तो मैं कहता हूँ कि इसको ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है इंटोग्रेटेड एमनेशिया। जी हाँ, इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया, एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया देखने को मिलेगा। इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया किस में, क्रॉसकोफ सिंड्रोम है ना, जो मैंने मेमोरी से रिलेटेड बताया, उसके अंदर देखने को मिलता है इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया। अब आपसे पूछ ले कि सर इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया किस में क्या होता है, तो मैं जवाब देता हूँ मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया का अर्थ होता है पेशेंट अनएबल टू ट्रांसफर शॉर्ट टर्म मेमोरी इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। जी हाँ, पेशेंट अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करने की क्षमता खो देता है, उसे कहा जाता है इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया। और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ईसीटी को में देखने को मिलता है, ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी लगाते हैं अपने, ईसीटी लगाते हैं, तो उसके अंदर भी इंटेरोग्रेटेड एमनेशिया देखने को मिलता है। ये बात याद रखना, मैंने एक और बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट बात करता हूँ क्रॉसकोफ सिंड्रोम में किसकी कमी होती है। हाँ जी, ये भी मैंने एक क्वेश्चन पुटअप लिख दिया हिंदी में, ताकि हिंदी वाले भाई बंधु है उनको समझ में आ जाए कि क्रॉसकोफ सिंड्रोम में किसकी कमी को देखने को मिलता है, तो थायामिन यानी विटामिन बी वन की कमी को देखने को मिलता है, जो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को। सर आप कहोगे सर इसके अंदर देखने को मिलेगा एल्कोहलिक फिटस। जी हाँ, एल्कोहलिक फिटस, और एल्कोहलिक फिट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जवाब देना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके अंदर ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहलिक, हाँ जी, जब पेशेंट एल्कोहलिक को एक्सेसिव यानी भारी मात्रा में
पिएगा तो उससे क्या मिलेगा, एल्कोहलिक फिट्स देखने को मिलेगा। और एल्कोहलिक फिट्स में क्या होगा, 12 से 48 आवर्स आफ्टर इनटेक। हाँ जी, 12 से 48 घंटे, 12 से 48 घंटे आफ्टर इनटेक के बाद एल्कोहलिक फिट्स यानी देखने को मिलेगा, यानी दोहरे टाइप आने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि नर्सिंग रोल। नर्सिंग रोल क्या है, पेशेंट को जब एल्कोहलिक फिट्स आ रहे हैं, जब दौरे टाइप जब क्या सीजर वगैरह से आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर नर्सिंग रोल यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपकी रोल क्या रहेगी, तो आपको याद रखना, प्रोटेक्ट इंजरी इन पेशेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है कि नर्सिंग रोल क्या रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रोल क्या रहेगा जब एल्कोहलिक फिट्स आ रहे हैं यानी दौरे यानी सीजर आ रहा है। तो आपको याद रखना, प्रोटेक्ट इंजरी इन पेशेंट, पेशेंट को इंजरी से बचाएंगे। ऐसा नहीं है पेशेंट नीचे गिर रहा है तो गिरने दिया जाए, नहीं दोस्त, आपको क्या करना है, आपको बचाव करना होगा, बचाव करना होगा ताकि पेशेंट को कहीं इंजरी ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेन एयरवे। जी हाँ, पेशेंट का एयरवे को मेंटेन करेंगे। एयरवे को मेंटेन कैसे करेंगे कि पेशेंट में अगर मान लो मुंह के अंदर एक्सेसिव मात्रा में क्या सिक्रेशन है यानी सलाइवा है, एक्सेसिव मात्रा में फ्लूइड है, उनको अपने रिमूव करेंगे और हेड को टिल्ट करेंगे, एक साइड थोड़ा तिरछा कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, ताकि पेशेंट के अंदर जो मुंह में झाग वगैरह है वो एस्पिरेशन ना कर जाए सांस के माध्यम से। तो इसके अगर मेंटेन एयरवे करेंगे। और नेक्स्ट है यूफोरिया, ये इसके अंदर मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट है। जी हाँ, नेक्स्ट मैनेजमेंट पूछ ले कि एल्कोहलिज्म पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आपको जवाब देना कि एल्कोहलिज्म पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप। तो याद रखना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एल्कोहल। हाँ जी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपसे पूछा जाएगा कि आप जब एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट को मैनेजमेंट करोगे तो आप क्या करोगे। तो आपको जवाब देना, सर आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम की पेशेंट दारू क्यों पी रहा है, एल्कोहलिज्म क्यों कर रहा है, एल्कोहलिक क्यों कर रहा है, आइडेंटिफाई करेंगे। कहीं वो फेलियर एग्जाम में है, क्या किसी की शादी नहीं हो रही, या कोई जॉब नहीं मिल रहा है ना, या कोई सोशल कोज है, तो अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा पहले, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है पेशेंट को मेंटेन प्रिपेयर टू द लीव द एल्कोहल। हाँ जी, पेशेंट को अपने को मेंटेन करेंगे, उसको समझाएंगे कि आप कैसे एल्कोहल को छोड़ सकते हैं, कैसे एल्कोहल को छोड़ सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट को बताएंगे तुम खुद पर अपनी इच्छा रख, खुद के ऊपर इच्छा रख, तू दारू छोड़ सकता है, तू एल्कोहल छोड़ सकता है। पेशेंट को मोटिवेट करना होगा, यही अपना काम होता है मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि दारू कोई किसी के कहने से ही छोड़ सकता है, नहीं ऐसा अपने आप नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो पेशेंट को सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है एल्कोहलिक एनोनिमीज। एल्कोहलिक एनोनिमीज क्या है, एक ग्रुप है, क्या है, सेल्फ कंट्रोल ग्रुप है, सेल्फ कंट्रोल ग्रुप है, उसके बारे में बताएंगे पेशेंट को। उसके में क्या होता है कि पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है, पेशेंट को एजुकेशन दी जाती है कि हाउ टू कंट्रोल इन एल्कोहलिक। ठीक है, तो एल्कोहल एनोहोमनीज क्या है, एनोहोमनीज क्या है, एक सेल्फ कंट्रोल ग्रुप है। फाउंडर पूछ ले कि एल्कोहल एनोहोमनीज का ग्रुप का फाउंडर कौन है, तो आपको जवाब देना बॉब स्मिथ। बॉब्स और स्मिथ ये दो है, और एक है विल्सन, बॉब स्मिथ एंड विल्सन। सन 1935 के अंदर ये ग्रुप बना था। ये एम्स लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ में। नेक्स्ट है एल एनहोन ग्रुप। एल एनहोन ग्रुप जो फाउंडर बाई एनिन यानी बॉब स्मिथ की वाइफ थी। ठीक है, तो उन्होंने ये ग्रुप बनाया था जो क्या सपोर्ट करता है उनकी एल्कोहलिज्म पेशेंट की फैमिली को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ विल कंट्रोल लिव द एल्कोहल इन सेल्फ। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, हाउ विल कन्फर्म यानी आपने कैसे कन्फर्म करेंगे टू पेशेंट लिव यानी छोड़ सकता है, टू एल्कोहल इन सेल्फ यानी पेशेंट को अपने कैसे कन्फर्म करेंगे, पहचानेंगे कि पेशेंट एल्कोहल छोड़ सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। ठीक है, तो पेशेंट एल्कोहल एनोमिनीज ग्रुप में जानने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ जी हाँ, पेशेंट को जब अपने को लगेगा कि हाँ यार ये पेशेंट दारू छोड़ सकता है, एल्कोहल छोड़ सकता है, तो जब अपने पेशेंट को बोलेंगे कि एक ऐसा ग्रुप है जो एल्कोहल को छोड़ने के लिए लोगों को समझाता है, लोगों को मोटिवेट करता है, तो पेशेंट वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाए कि हाँ मैं चलूँगा, मुझे छोड़नी है, तो अपने जान सकते हैं, अपने मान सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट मतलब एल्कोहल छोड़ना चाहता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो आपको जवाब देना होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना कि टोटल एब्सटिनेंस और डिटोटिफिकेशन। हाँ जी, टोटल एब्सटिनेंस और डिटो डिटोटिफिकेशन, ठीक है, ऑफ एल्कोहलिज्म। हाँ जी, पेशेंट एल्कोहल छोड़ना चाहता है, उसी को बंद कर दें। हाँ जी, आपसे पूछा जाता है, ये एम्स लेवल का क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जाता है कि जब एल्कोहलिज्म पेशेंट होता है तो उसको क्या क्या कहेंगे कि हमेशा धीरे धीरे एक गिलास पिएगा,
बाद में धीरे धीरे आधा गिलास पिएगा और बाद में छोड़ देगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं? आपको जवाब देना ऐसा नहीं होगा। पेशेंट को हम समझाएंगे कि तुझे छोड़ना है तो अभी छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे, यानी टोटल एब्स्टिनेंस यानी सब कुछ छोड़ दे, और डिटॉक्सिफिकेशन यानी अभी छोड़ देना, ठीक है। तो इसको पेशेंट के बारे में अब कहेंगे कि तुरंत जो छोड़ना है तू अभी छोड़ दे, तुझे बाद में नहीं पीना, सब कुछ बंद करना, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एल्कोहलिज्म। तो आपको जवाब देना यूज ऑफ बेंजाडाइजोपाम, बेंजोडाइजापिन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू द कंट्रोल ऑफ विड्रावल रिलेटेड एंजाइटी। हाँ जी, बेंजोडाइजापिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है पेशेंट को, एल्कोहलिज्म पेशेंट को, जब पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिमर आ रहे हैं, तो उनके अंदर बेंजोडाइजापिन ड्रग यूज़ की जाती है। ये बात याद रखना। और आपने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, ये ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट है अवेर्जन थेरेपी। जी हाँ, अवेर्जन थेरेपी, एल्कोहलिज्म पेशेंट में अवेर्जन थेरेपी यूज़ की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवेर्जन थेरेपी आपने सुना भी होगा। जब एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं तो घर वाले चोरी छुपे अपने डाल देते हैं खाने में, तो ऐसा नहीं डालना होता कि अवेर्जन थेरेपी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, ये हॉस्पिटल में ही यूज़ होती है। तो अवेर्जन थेरेपी में क्या होता है, तो इसके अंदर यूज इन डाइसल्फारामिन, हाँ जी, मेडिसिन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्कोहलिज्म कौन सी पूछ ले तो आपको जवाब देना डाइसल्फारामिन, ठीक है, डाइसल्फारामिन। और ये क्या है, जब आपने नॉर्सेट एम्स का एग्जाम दिया हो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है अगर आप अवेर्जन थेरेपी यूज़ करे हो तो उसके अंदर प्रिकॉशन कौन सी यूज़ रखनी होगी, तो आपको याद रखना अवॉइड इन द कार्डियक पल्मोनरी डिजीज। जी हाँ, अगर किसी को कार्डियक पल्मोनरी डिजीज है तो उसके अंदर अवेर्जन थेरेपी यूज नहीं करनी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है अवॉइड एल्कोहल कंटेंट मेडिसिन। जी हाँ, अगर आप एवर्जन थेरेपी दे रहे हो तो पेशेंट को जब भी कोई एल्कोहल कंटेनिंग कोई भी मेडिसिन है जिसमें एल्कोहल की मात्रा है वो नहीं यूज करनी, ये बात आपको याद रखना। और इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट अवॉइड कप सिरप और विंगर्स आफ्टर सेवलोशन। हाँ जी, जब एल्कोहलिज्म पेशेंट को कहेंगे तो उसके अंदर कप सिरप अवॉइड करना, क्योंकि कप सिरप में भी एल्कोहल की मात्रा होती है। तो एवर्जन थेरेपी वाले पेशेंट को कप सिरप नहीं देते, क्योंकि कप सिरप देंगे तो उसके अंदर क्या होगी, एल्कोहल होगा, और एल्कोहल होगा तो वह एवर्जन थेरेपी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है, यह याद रखना। और जब भी कोई भी मेडिसिन दे रहे हो तो इसके अंदर पहले पूरा पढ़ देना रेड लेबर एल थिंग्स ओ बिफोर यूज, ताकि उसके अंदर एल्कोहल की मात्रा ना हो, ये याद रखना। क्योंकि एवर्जन थेरेपी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने दारू पिया पीली पेशेंट ने साथ में तो इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है किया है जब आपने अवर्जन थेरेपी दे रहे हो, जब आप अवर्जन थेरेपी दे रहे हो तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करना एडवर्स इफेक्ट इज द पेशेंट इनटेक ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग थेरेपी। जी हाँ, पेशेंट को अवर्जन थेरेपी दे रहे हो तो उसके साथ अपने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करना होगा कि कोई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, ठीक है। ऑनसेट विद इन 30 मिनट, अवर्जन थेरेपी का ऑनसेट किया, जब कोई भी साइड इफेक्ट आ जाए तो विद इन 30 मिनट के अंदर इसका साइड इफेक्ट आ जाता है, आधे घंटे के अंदर साइड इफेक्ट आ जाता है। और साइड इफेक्ट आपसे पूछ ले कि सर अवर्जन थेरेपी की साइड इफेक्ट क्या होता है, तो आपको याद रखना सर इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग होती है, पाल्पिटेशन होने लग जाता है, डिसनिया होने लग जाता है, यानी डिफिकल्टी इन है ना रेस्पिरेशन, और डाइफोरोसिस यानी पसीना आने लग जाता है, और हाइपोटेंशन यानी बीपी का लेवल क्या होता है, लो हो जाता है। ये क्या अवर्जन थेरेपी के साइड इफेक्ट जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप साइकोथेरेपी भी यूज करते हैं। जी हाँ, एल्कोहलिक पेशेंट को के अंदर कौन सी साइकोथेरेपी यूज करते हैं, तो आपको जवाब देना इसके अंदर ग्रुप साइकोथेरेपी यूज करते हैं, ग्रुप साइकोथेरेपी यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको जवाब देना होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में कि एल्कोहलिक पेशेंट को कौन सी थेरेपी यूज करते हैं, तो आपको जवाब देना ग्रुप साइकोथेरेपी, क्योंकि एल्कोहलिक ये सब्सटेंस अब्यूज का अपना टॉपिक है और सीएचओ में आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी वीडियो था और कंफ्यूज करने वाला वीडियो था, ठीक है। और आपने पहले नहीं सुन रखा होगा, ठीक है, अगर सुन रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो गया। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट कल अपनी क्लास रहेगी मॉर्निंग में 11 AM, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो देखना, कंटिन्यू पढ़ाई करना, मेरी तो यही मनोकामना है। आप बनो सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, घर के पास और अपने राजस्थान में। जय हिंद, जय भारत।